हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आप चैनल पर नए हैं। साथ ही बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, नोटिफिकेशन प्राप्त होगा उससे आपको। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। ये फ्री क्लासेस हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि से संबंधित। तो कृषि में आज मैं धान की फसल के प्रमुख बिंदुओं को बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार के रोग है, क्योंकि पिछले पेपर में 2017 के पेपर में 4 क्वेश्चन धान से संबंधित पूछे गए थे जो 2 रोगों से संबंधित थे, और एक क्वेश्चन चावल की फसल किस प्रकार के मौसम में या किस प्रकार की सिचुएशन में अच्छी उगती है, कितने पानी की आवश्यकता होती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन था। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन आपको 2017 के एसीएफ रेंजर की पेपर में देखने को मिलेंगे केवल धान से रिलेटेड। तो आज मैं धान का ए टू जेड बताऊंगा, उसका वानस्पतिक नाम से लेकर कौन से मौसम में बोया जाएगा, किस मौसम में किस प्रकार की खेती होती है, किस किस प्रकार की विशेष किस्में जो भारत में उसकी बनती है, कौन से रोग होते हैं, रोगों के निवारण के उपाय कहाँ होंगे और कहाँ ढलान में खेती की जाती है, झूम खेती से क्या इसका आशा है। तो ये सभी धान से संबंधित जितने भी है ना, जितने भी कंटेंट है वो सभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं, चालू करते हैं। आप यदि भी वीडियो पे नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। भाई अंत में हो सकता है किन्हीं को सामने का बिंदु पसंद ना आया हो, लेकिन अंतिम का कुछ पॉइंट पसंद आ जाए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा। चलिए देखते हैं। तो धान का वानस्पतिक नेम है जो है ना, बायोलॉजिकल नेम जो है वो ओराइजा सटाइवा है। क्या है? ओराइजा सटाइवा इसका नाम है। ये ग्रेमिनी कुल से आता है। क्योंकि अभी कृषि का पोर्शन नया जुड़ा है तो धान संबंधित अभी पहले इसको ना टेक्नोलॉजी में पूछता था, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 4 क्वेश्चन पूछा था, तो अभी कृषि के अंतर्गत इसको महत्व देकर पूछ सकता है। क्योंकि ये सब जो टॉपिक मैं उठाता हूँ ये सब एग्रीकल्चर की बुक से उठा रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर की बुक से उठा रहा हूँ मतलब पूरा सिलेबस जो मैच कर रहा है ना उसी के अंतर्गत का है। सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई अपने से, है ना। तो ये कौन से कुल का है? ग्रेमिनी कुल का है। गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। 2n यहाँ पर 24, मतलब इनमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 24। अब देखते हैं जो हाईलाइट बिंदु है उसी को बस ध्यान देना है, बाकी अन्य चीज़ों को छोड़ देना है। उत्पत्ति, साथ ही नोट्स बनाते चलें आप, है ना। नोट्स बनाते चलेंगे। हो सकता है 20 सितंबर को पेपर हो या ना भी हो। अगर नहीं होगा तो आपको और समय मिल जाएगा, तो नोट्स बनाते चलें, ठीक है। नेगेटिव भाव से ना पढ़ें, पॉजिटिव होकर पढ़ें। चलिए देखते हैं। उत्पत्ति स्थान है इसका भारत या बर्मा। बर्मा जिसको वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, 1935 के बाद से इसको म्यांमार कहा गया। तो भारत और बर्मा इसके उत्पत्ति का स्थान है। धान विश्व में 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन है। कितने परसेंट? 60% जनसंख्या का। और लगभग 90% विश्व का धान एशिया में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है? एशिया में। धान में 2 से 2.5% तक वसा, ठीक है, वसा फैट पाया जाता है। कितना फैट होता है? 2.5% फैट होता है, इसमें वसा होता है, ठीक है, फैट की मात्रा होती है। अच्छा एक बात और कि ये वीडियो जो है ना वो छोटा बनेगा, ज़्यादा वॉश टॉपिक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं खरीफ फसल के अंतर्गत से पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपके सिलेबस में होगा खरीफ फसल, रवि फसल के बारे में कृषि वाले में, तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत का टॉपिक है, ठीक है। वैसे ही रवि फसलों को बताऊंगा, वैसे ही फलों और सब्जियों के कुछ विशेष बिंदुओं को बताऊंगा, सबको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते रहें। धान उत्पादन एवं गेहूं के बाद दूसरे स्थान पर। देखिए धान उत्पादन में, ठीक है, गेहूं के बाद कौन से स्थान पर रखता है? दूसरे स्थान पर। धान दूसरे नंबर का है, गेहूं पहले नंबर पे आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान उत्पादन में चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। चीन का पहला और भारत का दूसरा। हो सकता है ये रिकॉर्ड चेंज भी हो गया हो, लेकिन बहुत सालों से यही है। इसको थोड़ा देख लेंगे आप नेट में सर्च मार के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धान का वंश ओराइजा है। नाम क्या है पूरा? ओराइजा सटाइवा। तो ओराइजा इसका वंश है और कौन से कुल का है? ओराइजा सटाइवा का है, ग्रेमिनी कुल का है। कौन से कुल का है? ग्रेमिनी कुल का। जो इसका वानस्पतिक नेम है वो ओराइजा सटाइवा है, इसलिए इसका वंश का नाम क्या? ओराइजा है, कुल ग्रेमिनी है। कितनी उपजातियां हैं? 24 उपजातियां हैं, ठीक है। सामान्यतः सटाइवा प्रजाति को विश्व में 3 उपजातों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए इसका वनस्पतिक नाम कैसे रखा गया? जो भी वनस्पतिक नाम होता है ना वो ओराइजा जो है वो वंश को दर्शाता है और सटाइवा जो है वो प्रजाति को दर्शाता है। तो जो पहला अक्षर होता है वो वंश शो करता है, और जो दूसरा शब्द जो लिखा रहता है वो जाति को शो करता है, अर्थात प्रजाति को शो करता है। तो ओराइजा वंश का है और सटाइवा प्रजाति का है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये सटाइवा जो प्रजाति ये 3 विशेष रूप में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? देखिए तीनों को दिखा देता हूँ मैं। पहला जो इसका प्रजाति है सटाइवा का, इंडिका। इंडिका मतलब इंडिया वाला मान के चलिए। तो भारत में उगाए जाने वाले को इंडिका उपजाति कहते हैं,
ठीक, इसकी प्रजाति की उप प्रजाति क्या इंडिका है। दूसरा जेपोनिका, जेपोनिका मतलब जापानीज मान के चलिए, जो जापान में उगाई जाती है वो जेपोनिका उपजाति की है। ठीक है, और तीसरा है जावानिका, जावा द्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया में है, जकार्ता, जावा। ठीक है, ये 4 द्वीपों से मिलकर इंडोनेशिया बनता है, जिनमें से 2 द्वीप जकार्ता और जावा है। तो उसकी जो जावा द्वीप है ना, तो जावा द्वीप जिसकी राजधानी है, तो जावानिका के नाम से जो धान उगता है उसको जावानिका कहा जाता है। तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों जो उप प्रजातियां हैं वो तीनों धान की है, इंडिका, जेपोनिका जापान का और जावानिका इंडोनेशिया का। ठीक है, धान स्वपरागित फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा। पर परागित नहीं होता, परागन 2-3 प्रकार के होते हैं, तो स्वपरागित फसल है, पर परागित नहीं है। जैसे कीटों के द्वारा या अन्य के द्वारा जो परागन होता है वो पर परागन कहते हैं। स्वपरागन मतलब उसी फूल के अंतर्गत ही इसका परागन हो जाता है, तो स्वपरागित फसल है। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, धान की फसलों को गर्म व आर्द्र जलवायु आवश्यक। इसी टाइप के इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में पूछा गया था 2017 के पेपर में कि कितनी जल की आवश्यकता होती है, तो मध्यम जल था। तो मध्यम में देखिए फसलों को गर्म व आर्द्र जलवायु मतलब मध्यम मान के समझ सकते हैं। तो गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। लगभग औसत तापमान कितना चाहिए इनको जीवन चक्र पूरा करने के लिए, 21 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, फूल आने के लिए 26 से लेकर लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पकने के समय 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान इनको चाहिए होता है। 21 से 37, 26 से 29 और 20 से 25, ये पूरा चक्र के लिए, ये फूल आने के लिए और ये पकने के लिए, ये तीनों का तापमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धान कम प्रकाश चाहने वाला पौधा है, इसको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, कम प्रकाश में हो जाता है ये इसका काम। अब देखते हैं फसल ऋतु, स्थानीय नाम और बुआई का समय और कटाई का समय, ये धान से संबंधित चीज़ें हैं। तो शरद ऋतु में आउस नाम से पश्चिम बंगाल में जो धान बोया जाता है वो उसका नाम क्या है, आउस, पश्चिम बंगाल के लिए शरद ऋतु में बोया जाता है। मई जून के माह में बुआई का समय होता है और सितंबर में कटाई का समय होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शीत में कैसा है। शीत में जो बोया जाता है वो अमन धान है, अमन उड़ीसा और बिहार में कहते हैं। जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। बसंत और ग्रीष्म ऋतु में जो धान बोया जाता है उसको पश्चिम बंगाल में बोरो कहते हैं, क्या कहते हैं, बोरो। ठीक है, नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान की खेती खरीफ मौसम में होती है, कैसी फसल है, खरीफ प्रकार की फसल है धान। ठीक है, लेकिन चेन्नई में धान की खेती रबी मौसम में होती है। चेन्नई इसका अपवाद है, चेन्नई में चूंकि वहाँ पर क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर रबी मौसम में भी ठीक है धान की खेती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की भूमि चाहिए, कितना पीएच मान चाहिए धान की फसल के लिए, वो देखते हैं। अब भूमि के लिए देखते हैं। तो चिकनी मटियार दोमट मिट्टी, कैसी भूमि चाहिए, दोमट मिट्टी वाली भूमि चाहिए, चिकनी मटियार दोमट मिट्टी। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को मैं वीडियो बना के डाला हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी वाले पोर्शन में देख सकते हैं, उसमें दोमट मिट्टी के बारे में बताया हूँ, तो उसको मिट्टी आप जान सकते हैं। तो चिकनी मटियार दोमट मिट्टी उच्चतम होती है धान की फसल के लिए। साथ ही इसका पीएच मान, धान के लिए जो मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 होना चाहिए पीएच मान, कितना 6.5 पीएच मान होना चाहिए, ताकि जिसमें धान की खेती अच्छी हो सके। और धान की जो खेती होती है ना वो अम्लीय भूमि होती है। किस प्रकार की भूमि में धान की खेती की जाती है, तो अम्लीय भूमि में। किस प्रकार की भूमि में, अम्लीय भूमि में धान की खेती की जाती है। लवण सहनशील जातियाँ लवणीय भूमियों में उत्पन्न होती है, तो ये लवण सहनशील जातियाँ हैं। ठीक है, तो अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जाती है। अब देखते हैं बोने की विधियाँ। तो धान की अगेती जातियाँ, अगेती एक विशेष प्रकार की जाति है जो 100 से 150 दिन में पककर तैयार करे। सबसे उच्चतम किस्म की जाति है जो सबसे कम समय में पकता है। तो अगेती जो जाति है ना वो 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धान की जातियों में जो पानी में बोई जाती है, जो पानी में बोई जाती है वो 115 से 124 दिन तक पककर तैयार होती है। साकेत, रत्ना, IR24 ये जो जातियां हैं ना ये पानी में बोई जाती है और 115 से 124 दिन तक पककर तैयार होती हैं। आगे देखते हैं। अधिक जल में उगने वाली जातियां मधुकर, चकिया 120 सेंटीमीटर से वर्षा तक में ये पककर तैयार होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है एकदम ज़्यादा उसको हाईलाइट कर दिया हूँ। अब इसमें किस किस प्रकार की किस्में पाई जाती है, तो IR8 धान की जो ये किस्म है ना ये इंडोनेशिया जाति की है। ठीक है, किस जाति, जावा वाला बताया था है ना। तो IR जो 8 है वो इंडोनेशिया जाति की है, जबकि DGV जीन वो इंडिका की, इंडिका मतलब इंडिया वाली जाति का है। इसके अलावा और प्रमुख जातियाँ हैं उसको बता देता हूँ मैं। देखिए जया जो है वो भारत का प्रथम धान की बौनी किस्म है। ये किस प्रकार की किस्म है, बौनी किस्म है। धान की भारत की प्रथम
धान की बौनी किस्म जया है। पद्मा, पद्मा जो है, ठीक है, ऊपरवार खेती की जाती है। पद्मा में किस प्रकार की खेती की जाती है? ऊपरवार खेती की जाती है। ये भी किस्म है। पंकज, ठीक है, पंकज भी धान की अन्य खेती है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ, सबको नहीं पढ़ रहा हूँ। जगन्नाथ, तो जगन्नाथ भी धान की अच्छी किस्म है। बाला, ठीक है, बाला भी धान की खेती होती है। रत्ना, रत्ना जो है पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की फसल है धान की। तो प्रमुख रत्ना जो है ना वो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से बोई जाती है। साबरमती, ये भी फेमस धान है, ठीक है, ये ब्लास्ट रोधी होती है इसलिए फेमस है। ब्लास्ट इसमें नहीं पड़ते, ब्लास्ट जो रोग है ये इसमें नहीं पड़ते। साकेत फोर, यह उत्तर प्रदेश की विशेष जाति है, साकेत फोर धान की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ऊंची भूमि में धान खेतों में 2 से 5% तक यूरिया का घोल करना चाहिए। अगर ऊंची भूमि में धान की खेती की जाती है तो 2 से 5% इसमें यूरिया का घोल, ठीक है, डालना चाहिए। धान को मुख्य जैविक उर्वरक प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से होंगे? जैविक उर्वरक जो धान के लिए, मतलब जो साइंटिफिक नहीं है, मतलब जो केमिकल से नहीं बनाया गया है, वो जो वर्तमान में प्राकृतिक रूप से निर्मित है, वो कौन कौन से? एजोला, नीलहरित शैवाल, जीवाणु उर्वरक, ठीक है, जैसे कि एजोस्पाइरिलम, तो ये जो है एजोला, नीलहरित शैवाल और जीवाणु उर्वरक हैं। जहाँ पानी की अधिक मात्रा होती है वहाँ पर नीलहरित शैवाल, ठीक है, जिसको ग्रीन ब्लू एल्गी बोलते हैं इंग्लिश में, नीलहरित शैवाल वरदान साबित होता है। एजोला का प्रयोग 3 विधियों से किया जाता है, तो एजोला का प्रयोग भी उर्वरक के रूप में होता है। इसको पूरी विधियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं, जहाँ पर खेतों में खड़ा पानी भर जाता है ना, जहाँ पर पूरा खड़ा पानी रहता है, ज़्यादा पानी है, वहाँ पर नीलहरित शैवाल का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में, ठीक है, या नीलहरित शैवाल ना उर्वरक के रूप में काम करती है। अब देखते हैं कैसी किस प्रकार से धान की बुआई की जाती है। देखिए महत्वपूर्ण अवस्था, पौधा रोपने के समय पहले 10 दिन बाद, ठीक है, धान की फसलों में सिंचाई करने के लिए, तो पौधा रोपने के लिए 10 दिन के बाद ही सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर चलते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर चलते हैं जिसमें हम देखेंगे, हाँ, खरपतवार। तो धान की फसल में किस किस प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है। तो मोथा, मकरा, दूब घास, सनई और बनरा, जिसको बन बोलते हैं। तो खरपतवार कौन कौन से होते हैं? खरपतवार में मोथा, मकरा, दूब घास, सनई और बनरा, ये खरपतवार है धान की फसल में पाए जाने वाले। पूर्वी भारत में जूट के साथ धान बोए जाते हैं। तो किसके साथ धान बोए जाते हैं? जूट के साथ। जैसे कि पश्चिम बंगाल में जूट की फसल के साथ धान बोया जाता है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, रोग। जैसे कि रोग को तो वैसे मैं पहले से अलग वीडियो बना के पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सहसा मारी रोग को पढ़ाया हूँ, कवक के कारण होता है, इसमें कवक का पर्टिकुलर नाम लिखा है, ठीक है। तो पायरिलेरिया, ठीक है, ओराइजी नामक कवक, जो पूछ रहे थे कि कहाँ से सोर्स है, कुछ भी लिख दिया, तो ये भैया ये सोर्स है मेरे पास, है ना। और ये वही बुक है, वही बुक का सोर्स है जिससे पूरा एग्रीकल्चर वाले लोग तैयारी करते हैं, और मानक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है ये, ठीक है, जिससे अधिकतर एग्रीकल्चर वाले लोग तैयारी करते हैं। तो देखिए कवक से होने वाला रोग है सहसा मारी, ठीक है। ब्राउन जो स्पॉट है वो भी कवक से होता है, देखिए कवक फंगस से होता है। इसके अलावा धान में फाल्ट स्मट होता है, ये भी किससे होता है? कवक से होता है, ये भी सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कवक का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कवक, जीवाणु, वायरस, यही पूछता है, नाम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है भाई। अब देखिए फॉल्स स्मट का प्रयोग फूल आने पर होता है, फॉल्स स्मट का प्रयोग फूल आने पर होता है। अब आगे आते हैं, शीघ्र ब्लास्ट। अगला जो रोग है वो कैसा है? शीघ्र ब्लास्ट। दिख रहा है, शीघ्र ब्लास्ट भी कवक से होने वाला रोग है, ठीक है। और नाइट्रोजन डालने पर यह रोग होता है। अधिक नाइट्रोजन जब इसमें डाल देंगे ना तो यह रोग होता है। नाइट्रोजन मतलब जो कि यूरिया उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको डालने पर, अधिक मात्रा में डालने पर शीघ्र ब्लास्ट पड़ने लगता है, ठीक है। जीवाणु से होने वाला जो रोग है ना वो अंगमारी और धारी रोग है, जीवाणु से होने वाला, ये सब पढ़ा चुका हूँ। आगे देखते हैं, धान का जो टुगरो रोग है, कैसा रोग? टुगरो रोग, वो विषाणु या वायरस के कारण होता है, ये भी पढ़ा चुका हूँ पहले पार्ट में कृषि वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगेती किस्म 120 दिन में पक जाता है, 110 दिन में पक जाता है। अगेती किस्म सबसे अच्छा किस्म जो जल्दी पकता है, ठीक है। बाकी मध्यम अवधि में 120 से 140 दिन तक पककर तैयार होते हैं बाकी जो धान है, और जो एकदम लंबी अवधि वाले हैं वो लगभग 140 दिन में पककर तैयार होते हैं। अब आते हैं थोड़ा एक और बिंदु की ओर, जैसे धान के खैरा या खरा रोग पर। तो जो धान का खैरा या खरा रोग है ना वो जिंक की कमी से होता है। जब जस्ते या जिंक की कमी से धान का खैरा रोग होता है, इसमें क्या करते हैं? 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का छिड़काव कर देते हैं, 25 किलोग्राम चूना और 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं, तो धान का जो खैरा रोग है वो नहीं होता।
खासकर तराई क्षेत्रों में ही धान का खैरा रोग होता है, क्योंकि यहाँ पर जिंक की कमी होती है। ठीक है, एक और रोग का बता देता हूँ, ये नया है, उफरा रोग। तो ये नेमाटोड के कारण होता है, नेमाटोड के कारण धान का उफरा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? उफरा रोग। इस प्रकार ये धान का पूरा, ठीक है, टोटल A to Z, इससे बाहर का धान का कोई भी क्वेश्चन नहीं देता है ना, तो A to Z पूरे धान के बारे में मैं पढ़ा दिया हूँ। वनस्पति के नाम ओराइजा सटाइवा, ठीक है, पहला जो है कुल जो है ग्रेमनी है, पहला जो है आपका वंश को बताता है ओराइजा, और दूसरा प्रजाति को बताता है। ओराइजा वंश का, सटाइवा प्रजाति का धान है। तो इस प्रकार के अगर और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बिल्कुल बताएं वीडियो कैसा लगा, ये भी बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।